स्वागतम दोस्तों। मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो अध्याय देख रहे हैं वो कक्षा 8वीं का है और जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। तो सिनेमा तो आज जो हम लोग देखते हैं वो बातें करते हुए ही दिखाई देता है, उसमें बोलना सीखने वाली क्या बात है। तो कुछ सिनेमा का इतिहास भी इस प्रकार से है कि प्रारंभ में जो फिल्में बनी हैं वो फिल्में मूक हुआ करती थी और फिर आगे चलकर बोलने वाली फिल्में या जिसे हम लोग कहते हैं सवाक फिल्में बनना शुरू हुई। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज के अध्याय को। हम जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक प्रदीप तिवारी। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो विज्ञापन जो है वो सिनेमा का अभिन्न अंग है, इसके बिना तो सिनेमा चल ही नहीं सकता। लेकिन जो भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी या सवाक फिल्म बनी थी, उस सवाक फिल्म के जो पोस्टर्स या विज्ञापन के जो पोस्टर बने थे उन पोस्टरों पर ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत में जो है फिल्में कैसी, मतलब सबसे पहले फिल्म कब बनी भारत में। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म थी वो 3 मई 1913 को बनी थी और इसे बनाने वाले व्यक्ति थे दादा साहब फाल्के जी। तो इस प्रकार से पहली मूक फिल्म जो है भारत में बनी और जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो ये जो पहली फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1913 में और तब से लेकर सवाक फिल्में आने तक मूक फिल्में ही बनती थी। हालांकि सवाक फिल्में आ जाने के बाद भी, बोलती फिल्में आ जाने के बाद भी मूक फिल्मों का दौर खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद भी कई सालों तक मूक फिल्में बनती रही है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से भारत में जो पहली बोलती फिल्म बनी थी वो बनी थी 14 मार्च 1931 की। तो थोड़ा सा मन में ये भी प्रश्न पैदा हो सकता है कि फिर संसार भर में फिल्में कब शुरू हुई, संसार में पहली फिल्म कब आई। तो संसार की जो पहली फिल्म प्रदर्शित हुई थी वो 1888 को प्रदर्शित हुई थी फ्रांस में और जिसका नाम था गार्डन सीन। और यह फिल्म जो थी वो फ्रांस में बनी थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म भले ही 14 मार्च 1931 को बनी हो, लेकिन मूक फिल्म जो है 3 मई 1913 को पहली मूक फिल्म बनी थी। दादा साहब फाल्के जी ने बनाई थी ये फिल्म और इस प्रकार से फिल्मों का दौर शुरू हुआ है। अब मजेदार बात यह है कि रंगीन सिनेमा भारत में कब आया फिर। तो मजेदार बात यह है कि ये जो अभी तक की फिल्में थी, मूक फिल्म हो या सवाक फिल्म हो, बोलती फिल्म हो या मूक फिल्म हो, दोनों फिल्में जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, कृष्ण धवल या श्याम श्वेत में बनती थी ये फिल्में। तो रंगीन फिल्म का दौर भारत में जो शुरू हुआ 1937 को शुरू हुआ। मतलब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हो जाने के बाद 6 साल बाद ये फिल्म प्रदर्शित हुई है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। इसमें भी एक मजेदार बात यह है कि पहली बोलती फिल्म बनाने वाले अर्देशीर ईरानी जी ने ही पहली रंगीन फिल्म बनाई है जिसका नाम था किसान कन्या। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक जो थे वो थे अर्देशीर ईरानी। तो बोलती फिल्म के भी अर्देशीर ईरानी ने ही बोलती फिल्म बनाई है और पहली रंगीन फिल्म 1937 में वो भी अर्देशीर ईरानी जी ने ही बनाई है। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी।
पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। 1929 का साल बड़ा महत्वपूर्ण था। अब ये जो 1929 का साल था, ये रेडियो के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण था। भारत में पहला रेडियो जो आया था 1927 को आया, और 1929 में ये निश्चित किया गया कि भारत में रेडियो जो है वो सरकारी ही होंगे। सरकारी रेडियो, या जिसे हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं, रेडियो का राष्ट्रीयकरण किया गया 1927 में। मुंबई और कोलकाता, ये दो जगह पर ही रेडियो जो है ने अपना प्रक्षेपण शुरू किया था, प्रसारण शुरू किया था, और फिर भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। अब जैसा कि आप सभी को पता है, 1929 में भारत में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों ने ये किया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया उसका, और 1930 से सरकारी देख रेख में रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया भारत में। तो 1929 इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अर्देशीर ईरानी जी ने शो बोट नाम की एक फिल्म देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा पैदा हो गई। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, डायलॉग राइटर नहीं था, संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, ठीक, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था, और जो गाने लिखने वाले हैं वो भी नहीं थे। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायोलिन का इस्तेमाल किया गया। मतलब 3 वाद्यों पर ही गाने उस समय के रिकॉर्ड किए गए, ध्वनि मुद्रित किए गए। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। हम लोग जानते हैं कि एक फिल्म बनती है तो उसकी नंबरिंग हम लोग देखते होंगे, बहुत लंबी 4-5 मिनट की नंबरिंग चल रही होती है, उसमें संगीतकार, गीतकार, इसके अलावा ढेरों प्रकार के लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जिनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो संगीतकार है और गीतकार है, और फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इनको हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। फिर बाद में कलाकार वगैरह तो हम लोग पहचानते हैं। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो इस प्रकार से ये जो पहला गाना था वो इसमें रिकॉर्ड किया गया। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। हम लोग जानते हैं कि सीडी जो है, वो सीडी के पहले की स्थिति जो थी वो एक बड़ा सा डिस्क हुआ करता था, डिस्क में गाने रिकॉर्ड होते थे। लेकिन उससे पहले की स्थिति थी कि जो रील के रूप में गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। अब इसका भी बड़ा मज़ेदार इतिहास है। तो चलचित्र जो है, जो उसमें हम लोग दृश्य भी देख रहे हैं और आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो चलचित्र की खोज करने वाला व्यक्ति था थॉमस एल्वा एडिसन, जो 1891 में उसने चलचित्र की खोज की थी, और उसके बाद फिल्में बनना शुरू हो गई, फिर उसी पर रिकॉर्ड होने लग गई फिल्में। तो थॉमस एल्वा एडिसन का महत्वपूर्ण योगदान इसमें है। आलम आरा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माता का जरूरी हिस्सा बनी। तो फिल्में जो थी वो दिन में ही शूट कर ली जाती थी, मुख्य फिल्में दिन में ही उसका चित्रीकरण कर लिया जाता था। रात में कभी इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन जब सवाक फिल्में बनना शुरू हुई तो रात में करनी पड़ी, क्योंकि दिन में जो जमा होने वाले लोग हैं या आसपास का शोर है वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। तो इससे बचने के लिए रात में शूटिंग करने का जो तरीका है वो अपनाया है अर्देशीर ईरानी जी ने। और सबसे खास बात ये रही कि उस समय कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लाइटिंग जो है वो कंसेप्ट जो है वो अर्देशीर ईरानी जी ने ही लाई है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अब अरेबियन नाइट्स जो है हम लोगों ने पक्का
विविध चैनल्स पर देखे होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर जो सबसे ज़्यादा था अली बाबा 40 चोर, उसके बाद आलिफ लैला की कहानियाँ, उसके बाद अलादीन की कहानी, तो सिंदबाद जहाजी, इस प्रकार की बहुत सारी अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ हैं। और ये जो कहानी है बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो इसका अरेबियन नाइट्स की भी एक मज़ेदार कथा है। 1000 रात की कहानियां है। 1000 रात में ऐसा माना जाता है कि अरे अरब में एक राजा था जो क्या करता था कि विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को दूसरे दिन सुबह वह मार देता था। तो इसलिए जो था उस राजा के साथ कोई भी स्त्री विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो एक दिन जो है राजा ने घोषणा कर दी कि मैं मंत्री की बेटी के साथ विवाह करूंगा। अब मंत्री की बेटी और मंत्री बड़े परेशान हुए और उन्होंने योजना बनाई कि हम यहाँ से भाग चले। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं राजा के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसने राजा के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जो पहली रात थी विवाह की, उसी रात उसने कहा कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, मेरी कहानी आप पक्का सुनिए। तो फिर राजा ने कहा ठीक है सुनाएंगे। तो इस प्रकार की ये अरेबियन नाइट्स की 1000 रातों की कहानियां जो है वो लगातार वो रानी सुनाती थी। हर रोज रात को कहानी सुनाना शुरू करती थी, सुबह तक कहानी सुनाती थी। जिसमें क्या होता था, राजा थक जाता था कहानी सुन सुन को, बड़े मजेदार कहानियां सुनाई होगी तभी वो रात भर कहानी सुन रहा है। और उसके बाद फिर राजा सुबह सो जाता था और इस प्रकार से जो वह अपनी पत्नी को मार नहीं पाया। तो 1000 रात की कहानियां, हर रात को एक एक कहानी सुनाती जाने के बाद अंत में राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार की अरेबियन नाइट्स की कथा आती है। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से मुकदमा कर दिया और उनका जो मुकदमा करने का कारण ये था कि उनको फिल्म में पहले एक बार लिए जाने के बाद उनको फिर क्यों निकाला गया, इससे नाराज होकर उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना से आप सभी परिचित होंगे, इतिहास में आपने पक्का नाम सुना होगा। और बाद में स्वतंत्र पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान चले गए थे। तो इस प्रकार से जो भारत पाकिस्तान का विभाजन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना जी ने निभाई थी। खैर यहाँ जो है उनका मुकदमा जो है विट्ठल जो नायक थे, उनका मुकदमा जो लड़ा है मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी में पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर ये फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो मराठी जो नायक थे विट्ठल, वो इस प्रकार से आगे उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है। अब यह जो फिल्म है 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। तो समीक्षक जो थे ये इस प्रकार के फिल्मों से परिचित नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये भड़कीली फैंटेसी है, सिर्फ मनुष्य को आकर्षित करने वाली फिल्म है। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो इसकी जो रील थी वो 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने लगे इसे तैयार करने के लिए। सवा फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवा सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि कई बार समीक्षक कहते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, तो इसी रूप में उस समय भी एक फिल्म बनी थी खुदा की शान, जिसमें एक किरदार ऐसा था जो महात्मा गांधी के चरित्र से प्रेरित था।
और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर काफी तीखी नजर अर्थात काफी गुस्सा प्रदर्शित किया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो जो था मुख्य बात यह है कि मूक फिल्मों में कैसे भी एकदम हष्ट पुष्ट व्यक्ति, उछल कूद मचाने वाले व्यक्ति से काम चल जाता था, लेकिन सवाक फिल्मों में अभिनय के साथ साथ संवाद बोलने का कौशल भी अभिनेता को आना जरूरी है। तो इसके लिए भाषा पर अच्छा खासा प्रभुत्व होना जरूरी है, उच्चारण उनका साफ होना जरूरी है। तो इसके चलते फिर क्या हुआ कि संवाद की वजह से बातचीत करने का जो तरीका है वो भी फिल्मों में विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया गया। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। ऐसा माना जाता है कि हिंदी सिनेमा में प्रारंभ में जो है अभिनेता ही अपने गाने खुद गाया करता था, अभिनेत्री भी अपने गाने खुद गाया करती थी। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं किशोर कुमार और जो तलत महमूद और उसके बाद अशोक कुमार जैसे नायकों ने प्रारंभ में अपने अभिनय के साथ साथ अपने गीत स्वयं गाए हैं, लेकिन आगे चलकर पार्श्व गायन की परंपरा भी बड़े पैमाने पर विकसित हुई है। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। तो इस प्रकार से जन प्रचलित बोली भाषा जो है उनका प्रवेश भी सिनेमा में हो गया। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नायक नायिकाओं की केश सज्जा या फिर हेयर स्टाइल का अनुकरण हम लोग करते हैं, उसे अपनाते हैं। तो औरतों की केश सज्जा का खासा प्रभाव पड़ा। जैसे इस फिल्म में माधुरी नाम की एक अभिनेत्री थी जिसकी माधुरी नाम की एक फिल्म थी जिसकी नायिका सुलोचना थी और उसकी हेयर स्टाइल काफी प्रसिद्ध हुई। वैसे हमारे यहाँ एक अभिनेत्री थी जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम लोग देखते हैं, साधना अभिनेत्री का नाम था और उसकी हेयर स्टाइल का नाम पड़ गया था साधना कट। इस प्रकार से केश सज्जा का भी लोगों ने अनुकरण किया है। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सिनेमा के जनक जो है वो दादा साहेब फाल्के हैं। उन्होंने 3 मई 1913 को पहली मूक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से और हम फाल्के जी को विशेष तौर पर जानते भी है। सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो इस प्रकार से फिर बाद में आगे चलकर दादा साहब फाल्के जी ने भी सवाक फिल्मों को अपना लिया था। चलिए यहाँ रुकते हैं अभी हम। अब देखते हैं कि इस अध्याय में आए हुए शब्दार्थ क्या हैं। सजीव जिसका अर्थ होता है जिंदा, सवाक जिसका अर्थ होता है बोलती, लोकप्रियता जिसका अर्थ होता है प्रसिद्धि, शिखर अर्थात उच्च स्थान, पार्श्व गायक जो पर्दे के पीछे से अपनी आवाज या गीत गाए वो पार्श्व गायक होता है। ठीक इसी प्रकार से पार्श्व गायिका होती है जो महिलाओं के लिए या स्त्री के लिए गाती है। कृत्रिम जिसका अर्थ होता है बनावटी, फैंटेसी जिसका अर्थ होता है आकर्षक, पारिश्रमिक मेहनताना, चर्चित मशहूर, स्टंटमैन करतब करने वाला व्यक्ति होता है। हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे जो है लोगों का योगदान होता है जिससे ये फिल्म बनती है। किरदार, चरित्र, खिताब जिसका अर्थ होता है उपाधि, देह अर्थात शरीर, प्रतिबिंब अर्थात परछाई, समीक्षकों अर्थात जांच करने वाले। चलिए यहाँ रुकते हैं हम।
और फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। धन्यवाद आप सभी का।